नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। मैं प्रतिभा कनोई, 68 इयर्स, फाउंडर ऑफ मॉमीज किचन। यह मेरे बेटे विकास और विशाल। मेरा जन्म बर्मा में हुआ और मैं कुछ सालों की पढ़ाई बैंकॉक में की, जहाँ मुझे इंटरनेशनल क्विजीन का एक्सपोजर मिला। मैं बचपन से ही खाना खिलाने का और बनाने का शौक रखती थी। जब मेरी शादी 1974 में हुई तब मेरे पति ने मुझे बिग साइज का ओवन गिफ्ट किया, जिसमें मैं थाली साइज के पिज़्ज़ा बनाती थी और मेरे परिवार को खिलाती थी, जो खाकर वाह करते थे और कहते थे तुम इसका काम क्यों न शुरू करती हो। 40 साल बाद मुझे मौका मिला। लॉकडाउन में मैं मेरे परिवार के लिए पिज़्ज़ा बनाई। फ्रॉम द डो टू द पनीर आई मेड एट होम। वो लोग खा के वाह करने लगे और इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने बोला, वाओ माँ, दिस इज अमेजिंग। माँ जो बचपन से करना चाहती थी वो 2 मई 2020 को साकार हुआ विथ मॉमीज किचन। हम सर्व करते हैं फ्रेशली बेक्ड, थिन क्रश्ड, क्रिस्पी वेजिटेरियन पिज्जास और इसकी खासियत यह है कि ये कई घंटों बाद भी क्रिस्प रहती है। हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला कि हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ते गए, फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता एंड बेंगलुरु। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज मॉमीज किचन फैमिली में हमने 6,500 परिवारों को जोड़ा है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी का भी और उनका परिवार भी हमारी मॉमीज किचन में शामिल है। तो शार्क्स, हम 90 लाख के बदले 3% इक्विटी देकर आपको अपने परिवार का में शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रतिमा जी, आपका तो बहुत बहुत ज्यादा ही स्वागत है शार्क टैंक पे। आप 68 बिल्कुल लगती नहीं है। इतनी फिट और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है आप। थैंक यू सो मच। कहीं ऐसा तो नहीं नमिता जी की मम्मी एमकोर फार्मास्यूटिकल की कुछ दवाई ले रही है? पॉसिबली आप तो इनके अभी तो ऑफर मिलेगा ही आपको। बिग सिस्टर लग रही है। मेरे को थोड़ी एलर्जी है डेयरी से, तो जनरली मैं पिज्जा नहीं खा सकता हूँ। एंड आई लव पिज्जा। तो आज आपने ये खिला के मेरा एकदम ड्रीम पूरा कर दिया। नाइस, थैंक यू। तो अभी आप लोग सब खाने में खाली पिज्जा ही खाते हो या कुछ और भी खाते हो? ये वीक में एक बार अलाउड है। अभी एवरी संडे नाइट वी हैव पिज्जा पार्टी एट होम। ओह नाइस। तो थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। ये सेगमेंट तो यार एक कंपनी डोमिनेट करती है, डोमिनोज। जो कंसिस्टेंसी है और अक्रॉस सिटीज और अक्रॉस आउटलेट्स, आप कहीं से भी डोमिनोज का पिज्जा मंगाइए, आपको सेम एक्सपेक्टेड टेस्ट मिलता है। आपका विजन क्या है? आपको एक आर्टिजनल पिज्जा की तरफ जाना है या आप भी QSR की तरह बड़े आउटलेट्स खोल के इसको पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं? ये हम इसे पैन इंडिया विद मल्टीपल क्लाउड किचन्स एंड टेक अवे जॉइंट्स खोलना चाहते हैं इसका। तो अभी आपके कितने आउटलेट हैं? अभी हमारे बॉम्बे, कैलकाटा एंड बेंगलोर में तीनों क्लाउड किचन्स हैं, जो तीनों हमारे ही कंट्रोल में हैं अभी। और माँ ने इसे इतना स्टैंडर्डाइज बनाया है कि जो भी अब हमारे मम्मी के जो असिस्टेंट्स हैं, जो बनाने वाले टीम, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना है खुद का, उन्हें उतना ही दिमाग लगाना है जितना माँ ने बताया है। आप जो हमारे जो बॉम्बे में खाएं या कलकत्ता में खाएं या बेंगलोर में खाएं, वो सब बोलते हैं कि इट्स द सेम टेस्ट, देयर इज नो चेंजेस, बिकॉज़ वेयरएवर यू ईट इट विल बी सेम। और ये आप जो सेल करते हैं कहाँ से? जोमेटो, स्विगी पे करते हैं? वी आर टेकिंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। व्हाई नॉट जोमेटो, स्विगी? अब हम उसको करेंगे। आपने कस्टमर कैसे ढूंढे? पहला कस्टमर ढूंढना ना किसी भी सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जब मेरे रिलेटिव्स है, मेरे भाई भाभी, फ्रेंड्स है, माउथ टू माउथ स्प्रेड होता है। हमने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। बट रेफरल मार्केटिंग से आपने सबसे ज्यादा करा। अभी तक कोई कंपनी को हायर नहीं किया फॉर मार्केटिंग। तो आपका बिजनेस जो है, जैसे आपने 3 जगहों में खोला, उनसे टोटल कितना बिजनेस होता है अभी आपका? अभी हमने तीनों सिटीज का मिला के आज तक हमारे 18 मंथ्स कंसेप्शन में वी हैव डन अ बिजनेस ऑफ 1 करोड़ 15 लाख। कोई स्पेशल होता है कि एक से ज्यादा आता है या सब जगहों का एवरेज करेंगे तो 6.5 लाख हो रहा है। हाँ। तो पिछले महीने अक्टूबर में हमने जैसे 4.5 लाख का बिजनेस किया तीनों सिटीज में। 2.5 लाख अगर बॉम्बे ने किया है तो 2.25 लाख कैलकाटा ने किया है, 50,000 बैंगलोर ने किया। अच्छा, और एक क्लाउड किचन चलाने में आपका खर्चा कितना आता है? ऑल द 3 क्लाउड किचन्स आर करेंटली इन आवर हाउस। बॉम्बे में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी देयर, सो वी नीड टू गेट ओनली द कपल ऑफ थिंग्स, इक्विपमेंट्स। एंड कैलकाटा में भी हमारा खुद का है, तो वहाँ भी हमारे पास सेटअप था। बैंगलोर में हमारी सिस्टर ने स्टार्ट किया है, तो वहाँ भी सेटअप था, सिर्फ मशीन और सब लाने पड़े। फैमिली बिजनेस है, फैमिली ने पहले ऑर्डर दिए, फैमिली ने क्लाउड किचन खोली,
सही किया है, राइट। क्योंकि सबसे इजी काम होता है पहले अपने लोगों को जोड़ लो, फिर धीरे धीरे बाहर जाते हैं। बट इसमें एक नेगेटिव भी थोड़ा सा ये होता है कि आपको अभी मॉडल की इकोनॉमिक्स नहीं पता कि अगर आप कहीं बाहर खोलने जाओगे तो वो कितने का खुलेगा। सर सब मालूम है, बताओ। अगर हम आज बाहर क्लाउड किचन खोलते हैं तो इट विल कॉस्ट मी 10,80,000 मशीन वगैरह सब इंक्लूड करके टोटल क्लाउड किचन। इसमें बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा? आप अभी भी ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि आप जोमेटो स्विगी पे क्यों नहीं बेच रहे हैं? दे चार्ज 28%, दुनिया दे रही है। दुनिया दे रही है, पर दे आर कवरिंग ओनली 6 किलोमीटर रेडियस एंड फ्रॉम अंधेरी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं पेंट रोड कब फॉर इट। वो तो आएंगे ही ना। वी वांटेड टू डू इट, द रीजन व्हाई कि हम आज वहां पर करने लगे और हमें ऑर्डर स्लो होने लगेगा। कहीं आपको डर नहीं लगता कि अगर ऑर्डर आ गया मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँ? नहीं ऐसा नहीं। चलिए मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि आप एक अच्छा क्लोजली नेट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। अगर कोई आज में आके मेरे को बोलता है मैं क्लाउड किचन कर रहा हूँ, मेरा पहला सवाल होता है आप जोमेटो स्विगी पे कितना बेचते हैं? आप बोल रहे हैं हम बेचते ही नहीं है, ठीक है। मेरे को उसमें लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, मेरे को इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगता, तो मैं इससे आउट हूँ। ये आप कह रहे हो कि आपका सालाना सेल है 1.15 करोड़, राइट लेकिन आपने ये भी कहा कि अक्टूबर में आपकी 4.5 लाख रुपए की सेल है, राइट। तो ये आंकड़े बैठे नहीं, मैंने अक्टूबर महीना का आपको बताया। कहीं पर हमारी सेल 7 लाख भी हुआ है, कहीं 9 लाख भी हुआ है। नहीं, तो ऐसा क्यों होता है ये समझाइए तो आप। बढ़ता ही रहना चाहिए, जिस जैसा आपका टेस्ट है तो कभी कम हो ही नहीं सकता। जो मेन जब लॉकडाउन था ना तब हमारे बिजनेस 8 लाख 9 लाख 7 लाख दैट टाइम वी वर लॉकडाउन पे लोग ज्यादा ऑर्डर कर रहे थे घर पे। फिर ये खुल गए। और देखिए हिंदुस्तान मेंटेलिटी, आप भी मुझे बताइए कि हम 700 रुपये डिलीवरी कब पर रेट का ले रहे हैं। 700 रुपया डिलीवरी चार्ज? यस। बात तो वही हो गई जो अश्नीर भी कह रहे थे। क्यों ले रहे हैं? वो तो 28% दे के आपको 6 किलोमीटर रेडियस ओनली। आई डोंट सॉल्व माय प्रॉब्लम। और उसके लिए आप किचन वहाँ पे डालिए ना। हाँ तो वही तो करना चाहते हैं सर। पर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो हसल करते हैं। असल में क्या होता है ना कि खाना भी वो बनवा रहे हैं और डिलीवरी भी वो करवा रहे हैं और जोमेटो को भी वो संभाल लेते हैं, स्विगी को भी संभाल लेते हैं। आपका तो इतना बड़ा काम प्रतिभा जी ने संभाल लिया है कि प्रोडक्ट तो वो देख रही हैं, आपको तो दोनों को खाली एक चीज करनी थी कि डिलीवरी और उसकी एक्सपेंशन की बात करनी थी। आप दोनों को तो उसी पे दिमाग लगाना था और कुछ तो करना ही नहीं था। एक बात मैं समझाता हूँ आपको। अभी क्लाउड किचन का सारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैल रहा है। आपको 10 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1.5-2 लाख रुपए में यू आर रेडी टू गो विद द क्लाउड किचन। किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, स्विगी खुद देगी आपको, जोमेटो खुद देगा आपको, रेस्टोरेंट से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। मेरे को लगता है आपका प्रोडक्ट तो अभी तक बेस्ट ही है जो मैंने आज तक टेस्ट किया है। सबसे बड़ा आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना कि अभी आप लिस्टेड ही नहीं है जहां से लोग ऑर्डर करते हैं। मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहिए, इसीलिए मैं बाहर हूँ। मेरा डिसीजन है कि मैं आउट हूँ, इसलिए कि अभी बहुत सारा काम बाकी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्केल के लिए करा जा सकता है, लेकिन एट दिस पॉइंट आप वो बेसिक्स पे फोकस कीजिए और फिर मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप एक दूसरा रास्ता बना सकते हैं, इसको धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हैं। एक बार एक हद तक पहुंच गए जहां आपको लगता है कॉन्फिडेंस आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, मार्केटिंग समझ गए, उस टाइम आप सोचिए फंडिंग लेनी है कि नहीं। अभी वो बात नहीं है, इसलिए मैं आज आउट हूँ। लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू द बेस्ट। चारों शाख आउट है। मेरे को ना अपनी मम्मी की भी याद आ रही है इसको देख देख के, और मुझे ऐसे देख के ना मुझे धर देती थी अगर मैं ठीक से काम नहीं करता ना। 1-2 लगाए, उससे ना मुझे लगा कि मैं ठीक बंदा बन गया। मुझे लगा आपको लगा ही नहीं है इन्होंने, अगर वो ठीक कर देता कभी नहीं। ये बहुत स्वीट सी लग रही है। तो मुझे यही प्रॉब्लम लग रही है कि आपको अगर बचपन में जो गलती करी है ना वो इनको वो ठीक करके ना अगर आप वो एग्जीक्यूशन कर लेते ना सर, तो हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। क्लाउड किचन फ्यूचर है इंडिया का, पर क्लाउड किचन आप करना चाहते हो कर लो और ये फिर आओ आप शार्क टैंक में और प्रतिभा जी हमसे पूछेंगे अपने 2-3 ठीक है लगाए नहीं लगाए। ठीक है, अभी के लिए हम 5 आउट है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। All the best. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गुड। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। And I agree with you. It's so crisp. अब खा लेते हैं। हेलो शार्क्स, मैं कनव मनचंदा मैं क्षितिज बजाज। और हम हैं डंडेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एक टेक्नोलॉजी बैक्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पर हमारा असली बिजनेस है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स में एक नए डिस्ट्रप्शन के साथ, ऑटोवा। ये हमारा पहला प्रोटोटाइप 3 व्हीलर है जो स्पेशली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन के लिए बनाया गया है। और हमारी एंटी टिल्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये 3 व्हीलर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस गाड़ी में हमने ergonomics का खास ख्याल रखा है, और तो और इसकी चारों दिशाओं की रोड विजिबिलिटी सबसे बेहतर है। इसकी 165 किलोमीटर की रेंज और 1 टन की कैरिंग कैपेसिटी मार्केट में डबल है। हमें गर्व है कि हमने इस गाड़ी के साथ इस सेगमेंट में काफी प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया है, और पहले ही दिन से ड्राइवर्स इस गाड़ी के साथ 70% तक ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और हमारी बनाई हुई डैनटेक पे आधारित बैटरी की वजह से ये गाड़ी जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक रोड कंडीशन पर एक समान परफॉर्मेंस दे सकती है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि हम इस एक ही गाड़ी पर मॉड्यूलर सेटिंग बनाकर अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक गाड़ी लॉजिस्टिक, पैसेंजर, फूड ट्रक के लिए यूज हो सकती है। ये गाड़ी आपके बढ़ते बिजनेस के साथ हमेशा बदलती रहेगी और आपका साथ देगी। आज हम मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की 1% इक्विटी के लिए। अभी मुझे सांस लेनी पड़ेगी। तो क्षितिज कनव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये नाम आपने ऑटो से इंस्पायर होके वो जो भोजपुरी में अट्टुआ होता है वहीं से लिया है? हाँ, थोड़ा उसका था, प्लस थोड़ा वर्ड प्ले था। कोई और नाम करने से बेटर है, इजीली दिमाग में आता है ऑटोवा, सो मार्केट कनेक्शन बहुत इजी हो जाता है। Auto spelled backwards. करेक्ट। नो गुड नेम, गुड नेम। थैंक यू। बचपन से ही शुरू से ऑटोमोटिव का एक शौक था। कुछ भी मिलता था उसको तोड़ के बनाना शुरू कर देता था। 10+2 के बाद मैं ऑटोमोटिव डिजाइनिंग के कोर्स में चला गया। मैंने 4 साल तक वो करा, और उसके बाद से और 16 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। और आपका बैकग्राउंड सर? आई हैव बीन अ प्योर बिजनेस बैकग्राउंड। आप लगते हो एकदम बिजनेसमैन पक्के। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, फादर्स बीन टू बिजनेस। पापा का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीयू फोम का था। आई स्टार्टेड विद दैट, डिड दैट फॉर 2-3 इयर्स। देन मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में गया। उसके बाद 3.5 साल से और तो हम डंडेरा में आ गए थे। और एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल हुआ आप लोग? हम एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। हम स्कूल से दोस्त हैं। क्या इक्विटी स्ट्रक्चर वगैरह है और आपका क्या इन्वेस्टमेंट? हम दोनों ने अभी तक इसमें 70 लाख इन्वेस्ट किया था। शार्क टैंक पे आने से 10 दिन पहले हम एक और डील साइन करके आए थे, जहां हमने 49% हमारे पास है, 49% एक नई कंपनी के पास है गुड़गांव की, एंड 2% इंक्यूबेटर के पास है जिन्होंने हमें वहां उस कंपनी से मिलवाया था। जो नई कंपनी आ रही है उन्होंने 30 करोड़ का इन्फ्यूजन करना है, एंड हमारा लॉजिस्टिक व्हीकल का पहले 100 पीस का जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो सारा उस 30 करोड़ में से होगा। 49% दे दिया आपने शुरू में? 49% हमने एक्सपोनेंस को दिया। एक हम जानते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करना, एक OEM सेटअप करना, आपको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए रहते हैं। आप अकेले इतना बड़ा एम्पायर नहीं संभाल सकते हैं। क्या है बैकग्राउंड एक्सपोनेंट्स का, उनके बारे में बताइए, बिकॉज बड़ा स्टेक है उनका। एक्सपोनेंट्स एक उनका विजन ये है, जो फैमिली फार्म बिजनेसेस का रिसोर्सेज है और जो स्टार्टअप्स को जरूरत होती है उस कनेक्ट्स की, उन रिसोर्सेज की, उनमें एक लिंक प्रोवाइड करते हैं वो। या मेरे को एक बात बताओ कि तुम दोनों के पास इक्वल है आपस में? हाँ जी, हाँ जी। तो जो 49% वाला है वो तो तुमसे भी बड़ा हो गया ना इंडिविजुअली? जी जी। तो फिर उसको क्यों नहीं लेके आए? वो 10 दिन पहले ही आया था। क्या हो गया? मतलब फ्लाइट तो चलती है ना दिल्ली से बॉम्बे की। बट वो अकेला नहीं होगा। आधार कार्ड थोड़ा 10 दिन पहले बना उसका। एग्जैक्टली, उनके ग्रुप में 5 या 6 आदमी हैं। कोई तो होगा करता धरता। मेरे को हाँ है, बट अब उनको नहीं है। अगर कोई बड़ा फंड मैनेजर होता और आपको भारी रकम की जरूरत है, तब मैं समझ सकता हूँ 30 करोड़ ले लिए, आगे भी वो 100 करोड़ देगा। ये तो कोई मिडिल मैन है, आगे जब आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी फिर वो चला जाएगा 10 लोगों के पास। तो ये तो बिल्कुल मतलब दीवार में क्रैश करने का काम हो गया आपका। अब आए क्यों हो फिर? टू गेट इनटू द पैसेंजर सेगमेंट जो इंडिया का है, क्योंकि उसमें जो कॉन्टैक्ट बेस लगेगा, जो एक्सपर्टीज लगेगी टू एक्सपैंड क्विकली, उसके लिए आपकी जरूरत ज्यादा है।
आपके ऑटो में ऐसी क्या यूनिक चीज है जो कोई और नहीं कर सकता या कोई बड़ा प्लेयर कॉपी नहीं कर सकता? ऐसा क्या है इसके अंदर? कॉपी तो सब कुछ होता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट में कॉपी नहीं हो सकता। जो हमारी थिंकिंग है और जो हमारी फिलॉसफी है कि अगर आपको मार्केट से आगे रहना है, उसका एक ही तरीका है, कंटिन्यूअस इनोवेशन। आप आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, उनको कैचअप खेलने दीजिए रादर देन आप कैचअप खेलिए। एक्चुअली यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी क्योंकि मैं पुणे से हूँ और सबसे बड़े ऑटो प्लेयर्स स्पेशली बजाज तो पुणे से है और उनकी R&D टीम इतनी स्ट्रांग है और उनके वहाँ से इतने इनोवेशंस, नए मॉडल्स आते हैं। Definitely, आई मीन ma'am. ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग 60% बिजनेस, तो ऐसे ही थोड़ी कोई नॉन इनोवेटिव प्रोडक्ट खरीदेगा। There is a difference between an entrepreneur and an R&D team. डेफिनेटली उनकी R&D बहुत बड़ी है एंड मैंने भी उनके साथ काम करा है। उनके कुछ इश्यूज हैं, लेगेसी इश्यूज हैं। उन्होंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एक चीज में कि उनको टर्न करने में बहुत टाइम लगता है। जो डिसीजन हम लोग 2 महीने में लेते हैं वो डिसीजन उनको लेने में 8 महीने से 1 साल लगता है। एंड वहीं पे एक हमें एज मिल जाता है उनसे आगे निकलने का। अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि वो लोग पिवट कर सकते हैं और कि नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बताते रहिए बिजनेस के बारे में, हमें इंटरेस्ट है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है? हाँ जी पर बिल्कुल। मार्केट में और भी इलेक्ट्रिक ऑटोज बहुत है। बहुत है। उस पॉइंट पे मैं बिल्ड करना चाहूंगा। पियाजो ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी है। उनके पूरे R&D के साथ भी उनकी गाड़ी 70 साल से वैसी है जैसी आज उन्होंने लॉन्च करी है, इवन इलेक्ट्रिक के साथ। इन गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर गाड़ियां जो आ रही है वो रेट्रोफिट्स है। उन्होंने EV के लिए स्पेशली गाड़ी नहीं बनाई है, तो उसके साथ जो इश्यूज जो 70 साल से आ रहे हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेजर कंज्यूमर्स है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये गाड़ियाँ नहीं चलती। उनकी गाड़ी सिर्फ 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चलती है और ये सब जो इनएफिशिएंसीज है वो सारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है लेगेसीज की वजह से। और उसी चेन को हमने ब्रेक करने के लिए इस गाड़ी को एकदम स्क्रैच से बनाया है। तो आपकी गाड़ी देख सकते हैं क्या अंदर? प्लीज आइए। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, थोड़े वो ये प्रोटोटाइप है तो थोड़े निकल से। हाँ क्या डिफरेंट क्या आप ये बताइए इसमें? चालू है? मेजर डिफरेंस आप स्पेस देखेंगे। प्रोटोटाइप। हाँ जी हैंड बिल्ड कंप्लीट। हमारा वॉल्यूम 20% हायर है फ्रॉम एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। दरवाजा बंद करने के बाद भी इसमें विजिबिलिटी बाकी ऑटो से बहुत बेटर है। क्यों खरीदेगा एक यूजर वो इसको? बैठ के पूछते हैं ना। I'll tell you। अच्छा, तो मैं अपना डिसीजन बताना चाहूंगी जी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है ईवी का एंड एक बहुत बड़ा टसल चल रहा है बिटवीन लेगेसी कंपनीज और ये जो स्टार्टअप्स है। दे विल बी एबल टू पिवट और वो लोग काफ़ी, ये जो लेगेसी कंपनीज है वो काफ़ी इस रेस में आगे आएंगी। तो मैंने तो उन पे बेट किया है और उसके वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं इसमें काफी श्योर हूँ कि न्यू एज कंपनीज ही बदलेंगी, लेगेसी कंपनीज नहीं बदल पाएगी। क्यों? I agree 100%। ये तो नियम है भाई, दुनिया का नियम है। जी। विद एवरी टेक्नोलॉजी चेंज नए प्लेयर्स आते हैं और डोमिनेट करते हैं। तो हमारा तो विश्वास है, टूट विश्वास। वक्त बताएगा। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। मुझे लगता है आप एक्साइटिंग कंपनी है, ब्रांडिंग भी अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, पर मुझे लगता है जो आपका इक्विटी स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम है। क्या ना, मल्टीपल होल्डर्स आ गए हैं इस कंपनी के अंदर, तो बहुत सारे डिसीजन मेकर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वाला इशू है। अगर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ने 49 लिया होता तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन रीजन की वजह से मैं बाहर हूँ। मेरे को भी यही प्रॉब्लम है। मेरे को भी ना आपने जो 49 दिया ना, मेरे को लगता है कि अपने हाथ में कुछ नहीं बचा अब आपके। तो अगर मैं डील भी क्लोज कर दूं यहाँ पे, उसका भी मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर लग रहा है। तो अभी 2 शार्क्स बचे। तो यार देखो, काम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो अच्छा ही समझ रहे हैं सब इंडस्ट्री। और यार आप लोग भारत में जो कमाल का आविष्कार हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लगा देख के। लेकिन यहाँ मेरे को लगता नहीं है वैल्यूएशन का हिसाब बैठेगा। और दूसरी बात क्या है ना, आपको क्या करना क्या है, एक बहुत बड़ा काम करना है। तो जब बड़ी इमारत बनाते हैं तो उसमें क्या चाहिए? सबसे पहले बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। तो वो मुझे लग रहा है आपके थोड़े कमज़ोर हैं। जिस प्रकार से आपने काम शुरू किया, स्ट्रक्चर बनाया है, तो उस वजह से मैं आउट हूँ। लेकिन आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी एक्सपोनेंट्स जो है वो अंदर आ चुका है अब। हमारा टर्म शीट नहीं हुआ है, MOU साइंड है। MOU साइंड है ना? जी। चल मैं तेरे को ऑफर देता हूँ। 1
करोड़ रुपए फॉर 5%। विदिन 3 months मैं तेरे को 30 करोड़ रुपए भी दिला दूंगा, ठीक है? एक्सपोनेंट्स को बाहर कर। बट फिर वो 30 करोड़ का जो आप कह रहे हैं एंड जो हमें ऑपरेशंस में हेल्प चाहिए रहेगा। यार ऑपरेशन तो मेरे को एक बात बता दे, कौन सा इन्वेस्टर को कागज पे कलम घिसने के सिवाय कुछ काम आता है? तो इन्वेस्टर की बस की थोड़ा ना होता है। तेरे को लग रहा है इन्वेस्टर लैंड ढूंढेगा, असेंबली लगाएगा, तेरे टायर सोर्स करेगा, लाइट सोर्स करेगा, कुछ नहीं करने वाला इन्वेस्टर। वो बोर्ड मीटिंग में आके तेरे को गाली सुनाएगा बस। तेरा MOU साइन हुआ है, ठीक है, प्रोटोटाइप पे ही है, क्यों गलती करने पे जा रहा है? एंड दूसरा मेरे को जो पर्सनली लगता है 30 करोड़ रुपए जब सामने पड़े होते हैं ना जी, अच्छे ना नहीं कर पाते जी, ठीक है, और आपकी तो पहली इन्वेस्टमेंट है जी, तो सामने से 30 करोड़ रुपए चल के आएंगे तो आप भी बोलोगे यार ठीक है करते हैं जी। तो मेरे को लगता है आप कहीं पे वहां बह गए और आपने एक हेस्टी डिसीजन ले लिया। अगर आप उसको अनवाइंड रिवाइंड करने को तैयार है, मैं आप पे पंट लेने को तैयार हूँ। अगर आप लेने को तैयार है, मैं कहता हूँ आप 1 करोड़ जो दे रहे हैं आप लाइन ऑफ क्रेडिट पे दे दीजिए। आप 1% लीजिए इक्विटी ऑन अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 1 करोड़, जिस पे आप मुझसे से 5 या 6% ले सकते हैं रिटर्न। 5-6% पे तो मैं सर मैं आपको 1% इक्विटी दे रहा हूँ। चेकबुक ढूंढने भी नहीं जाता मैं 5-6% पे तो 12% तो मैं देता हूँ यार, तू क्या बातें कर रहा है? सर इक्विटी भी तो मिल रही है 1%। 1 करोड़ रुपए देता हूँ जी, 1 लाख रुपीज एज इक्विटी जी, और 99 lakhs एज डेट। जी, 1 लाख पे आपको कुछ नहीं देना, वो वापस भी नहीं देना जी। 99 लाख जो डेट है उस पे आपको 12% के हिसाब से सर्विस करना है और ओवर 5 years आपको अमोर्टाइज करके मेरे को पे बैक करना है। और 1 लाख के लिए वो 1 लाख के लिए 1% 1% इक्विटी। जी। अच्छा ऑफर है भाई। हमें 2 मिनट मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। साथ तो वी गॉट एन ऑफर फ्रॉम अशनीर। मतलब वो इक्विटी ना फ्री में बांट रहे हैं, वो फ्री में बांट रहे हैं। अभी देखो उन्होंने 49 वहां बांट दी, इनको इक्विटी दे दी डेट के चक्कर में। 1% आप ले लो, आपको चाहिए आप ले लो। अगर आप बोलोगे ना मैं इन हूं, आप बोलेंगे आपको कितना 1-2% आप ले लो, आप फ्री हो भाई साहब, आप ले लो 1%। मतलब इक्विटी की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। भाई मेरे 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 12% मिल रहा है, क्यों बीच में आ रहा है? नहीं हम बीच में नहीं आऊंगा। नहीं, मैं but कह रहा हूँ ना आपका ही काम है। clarify हम नहीं वाले आते, वो काम। आप लोगों का काम है बीच में आना, हम नहीं आते। हाँ जी, इट्स अ डील सर। ऑलराइट, गुड वन। अच्छा तालमेल है भाई। Congratulations. थैंक यू सो मच। ये ऑटो तो हमारी हुई ना अभी, ये प्रोटोटाइप तो हमारे हो गए। रख सकते हैं हम और बना लेंगे। थैंक्स फॉर थैंक यू, कमिंग। थैंक यू मच, थैंक यू Very सो good. नमस्कार शार्क्स। नमस्कार। मैं श्रुति रेड्डी, 36 इयर्स, पिछले 6 साल से अंत्येष्टि फ्यूनरल सर्विसेज चला रही हूँ। अंत्येष्टि means last rites in Sanskrit. Antyeshti Funeral Services is a one-stop solution for all post-death related rites like freezer box, hearse vans, जिसमें बॉडी को हम लोग घर से क्रिमेशन घाट तक लेके जाते हैं, सामग्री, फ्यूनरल पंडित्स एंड अस्थि विसर्जन, पितृ कार्यास, हम लोग सब कुछ फ्यूनरल सर्विसेज का हम लोग कराते हैं। पिछले 6 साल में हम लोगों ने करीबन 5,000 प्लस फ्यूनरल्स कराया है। वी आर राइट नाउ प्रेजेंट इन 25 सिटीज एंड अक्रॉस 7 डिफरेंट कंट्रीज। हम अगले 5 साल में अंत्येष्टि को हाउस होल्ड नाम बनाना चाहते हैं और इस चीज के लिए मैं शार्क से 50 लाख मांग रही हूँ फॉर 2.5% स्टेक इन माय कंपनी। जैसे ब्रांड जेरोक्स सिनोनिमस है फोटोकॉपिंग से, मेरी इच्छा ये है कि मृत्यु, मोक्ष और मुक्ति से समानार्थक बने अंत्येष्टि। थैंक यू शार्क्स। तो श्रुति, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। रेवेन्यू मॉडल मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। राइट नाउ वी आर वर्किंग प्योरली ऑन एग्रीगेशन मॉडल। ओके। तो आप खुद की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती हैं, यू सिंपली एग्रीगेट फ्रॉम अदर पीपल।
यस सर, एक्चुअली हम लोग ने शुरू किया था खुद की सर्विस प्रोवाइड करना कोलकाता में, बट मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर स्केल करना है तो एग्रीगेशन मॉडल में ही जाना बेटर है सर। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ 6 years बैक, तब शायद हम लोग बस 5-6 लोग थे। आज 2 कोविड वेव्स के बाद करीबन 35 लोग हैं इस स्पेस में। 35 पीपल मतलब 35 कंपेटिटर्स है आपके। हाँ जी। श्रुति, जब आपने स्टार्ट किया तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज इम्पोर्टेंट है और आपको करना चाहिए? मैंने ये चीज देखा है कि व्हेन यू लूज समवन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ग्रीव करना है। पर जब अभी ये सर्विस में जब कोई प्रॉपर सा प्रोफेशनल सा एजेंट नहीं है तो क्या होता है कि फैमिली को ये सब चीजें करना पड़ता है। और मैंने ये चीज भी देखा है कि इट्स लाइक अबाउट 1.2 बिलियन पीपल है, उसमें से अगर 9% डेथ रेट है, अगर उसमें से इवन इफ आई टेक जस्ट अर्बन डेथ्स लाइक अबाउट 25% डेथ्स भी अगर मैं लेती हूँ तो उसमें से आवर मार्केट इज लाइक रियली कमिंग टू क्लोज टू $1 billion। श्रुति, आपकी रेवेन्यू क्या है? तो हमारी लास्ट ईयर की रेवेन्यू रही है 1.16 करोड़ सर। उससे पहले जब हम लोग स्टार्ट किए हैं इट वाज अबाउट 12 lakhs, देन वेंट टू 22.5 lakhs, फिर वहां से गई थी 55, 65 एंड देन टू 1.16 सर। और this year? For FY22 we'll be having a revenue of about 2 crores. I would like to share here on the tank is that इसमें margins हमारे 50% तक बनते हैं। तो 2 करोड़ में आपका 1 करोड़ का मार्जिन होगा इस साल। हाँ और जी। नेट प्रॉफिट About 6% of it sir। कहाँ जाता है बाकी पैसा? It is mostly in salaries and marketing। तो ये कस्टमर एक्विजिशन में जाएगा ना? हाँ जी। इस बिजनेस Yes, में sir। प्रॉब्लम यही है ना, आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी तो आप उसको ये भी नहीं बोल सकते यार कोई और मर जाए तो बताना। रेफरल तो नहीं कर सकते ना भाई, रेफरल कर देना अगली बारी, या आप रिश्तेदार में या मेरे पे रिव्यू छोड़ देना, तो ये तो हो नहीं सकता। सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉमन दैट माय स्टार्टअप एंड अनुपम सर Shaadi.com स्टार्टअप आल्सो शेयर्स कि हम दोनों की बिजनेस में लाइफ टाइम वाले कस्टमर्स लिटरली जीरो। सो वी कांट रियली रेफरल है, 2 बंदों की शादी होगी Shaadi.com पे, दोनों जाके बोलेंगे, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलने देखो वाला। हमारा ट्रैफिक 70% ऑर्गेनिक है। तो इनफैक्ट हमारे बिजनेस में भी काफी सारा ट्रैफिक हमको रेफरल से आता है, बिकॉज जब भी हम लोग कोई भी सर्विस देते हैं तो डेफिनेटली लोग उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, हाँ जी। इज देयर रियली सच अ बिग प्रॉब्लम? देखो जनरली व्हाइल इमीडिएट फैमिली को बड़ा दुख होता है और वो सिचुएशन में नहीं होते कुछ कर सकें, लेकिन हमेशा फ्रेंड्स और कजन्स होते हैं जो ये काम ले लेते हैं इमीडिएटली। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई मारा फिर रहा है कि अभी मैं क्या करूं। शायद एनआरआई में ज्यादा प्रॉब्लम है। आने वाले समय में जितने न्यूक्लियर फैमिली हो गए सर, और लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बैंगलोर में काफी बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, पर जैसे किसी IT के पीपल बनने एंड पे तो ऑल सभी आते हैं ना, लॉजिस्टिक्स से ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ होती है। इंडस्ट्री बोलने का मतलब है इंडस्ट्री थोड़ी फ्रैगमेंटेड नेचर की है, इसको कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं आप एनआरआई के लिए नीश बिजनेस बना सकते हैं, वहाँ पे आप काफी प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के नजरिए से थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। मैंने श्रुति अपना डिसीजन बना लिया है। आप शार्क टैंक में आने वाले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटरप्रेन्योर्स लग रहे हो मुझे, ठीक है। हर चीज का आपको पता है क्या मार्केट साइज है, और 2 करोड़ का बिजनेस बनाना विद 1 करोड़ ग्रॉस मार्जिन इज नॉट Thank इजी, you. ठीक है। आपको इसको स्केल करना चाहिए, थोड़ा सा अपना मार्जिन और बेटर करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये 50 की जगह 70% पे पहुंचेगा तो आपको ये 6% नेट प्रॉफिट की जगह 25% नेट प्रॉफिट मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस है, इसलिए मैं बाहर। तो श्रुति, मेरा व्यू भी सिमिलर है, मैं भी आउट। अगर मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ तो मैं बोलूँगा कि एक सिंपल नाम रख लो, ताकि मुझे किसी को दूसरे को बताने में, आज मैं यहाँ से भी जाऊँगा तो मुझे शायद मैं भूल जाऊँ। ग्रेट पॉइंट। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ऐसा कुछ रखोगे ना इजी, जैसे एक कंपनी किसी ने खोली मकान.com, यू नो व्हाट आई वो मीन। मैंने ही खोली। हाँ, तो ऐसे कंपनी का नाम रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मेरा मानना ये है कि आप एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो जो प्रॉब्लम ही नहीं है, और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप इतनी स्मार्ट हैं कि आपको अपने आप को ऐसे एरिया में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे और कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। इसमें आप बिजनेस जरूर बना सकती हैं, लेकिन आप इस दुनिया में इससे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, आप में उतनी क्षमता है। तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है सर, थैंक यू। तो श्रुति, इट्स एन एरिया जहाँ आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा सा यू नो एक नेगेटिव एनर्जी जैसी फील होती है। फॉर दैट रीजन, पर्सनल रीजन, आई एम आउट। सिर्फ मेरे को डेथ से इतना वो अनईजीनेस नहीं लगता है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट टाइप है मेरा व्यू। बट मैं ना बहुत एग्रेसिव हूँ बिजनेस को लेके। मैं आपको बोलूँगा टैम बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओ, राइट, लेकिन बट इट इज़ लाइक होपिंग फॉर बैड थिंग्स टू हैपन इन सम सेंस। मतलब मैं किसी के मरने पे पैसा नहीं बनाना चाहूँगा। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत सही है, एकदम गॉथिक लुक है, ऐसे लग रहा है यमराज खुद आए हैं लेने।
but you're way smart. Solve the unsolved, right? Don't try to solve the last right. वो हो गया, अब खत्म है बंदा. Okay, all right, sir. Okay, all the best. Take Shruti. care. Thanks a lot. Take care. Thanks. Thanks for coming to Shark Tank. Yeah.